और हल्ला बोल के हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले इन 5 सवालों से, और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी है, ध्यान से देखें आप। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही सत्ता की जंग अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने पहुंच गई है। तबादले पर सीएम और एलजी में आई अहंकार की लड़ाई। क्या कहना है इसमें आपका? क्या केजरीवाल जानबूझकर टकराव मोल रहे हैं? फिर क्या केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जा रहा? दिल्ली में चुनी हुई सरकार बड़ी या उपराज्यपाल? लेकिन इस पूरे विवाद में अब राउंड 2 शुरू हो चुका है और राउंड 2 में गेंद है राष्ट्रपति के पाले में। आइए देखते हैं। दिल्ली में मौसम के बदले मिजाज के बीच उपराज्यपाल का कारवां पहुंचा रायसीना हिल्स के सबसे ऊंचे दरबार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने दोपहर में उपराज्यपाल मुलाकात के लिए पहुंचे और केजरीवाल सरकार से चल रही अफसरों से जुड़ी अदावत का सारा दर्द बयां किया। करीब आधे घंटे तक उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच मुलाकात चली। उपराज्यपाल ने दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति पर चल रहे पूरे विवाद की जानकारी दी। दिल्ली में पैदा हो रहे संवैधानिक संकट से जुड़े तमाम पहलुओं के बीच नजीब और केजरीवाल की जंग में मोदी के रणनीतिकारों ने आग में घी झोंक दिया है। सत्ता की जंग में अब नजरें राष्ट्रपति पर आ गई हैं, जिनसे शाम को तय मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संविधान विशेषज्ञों से राय लेकर अपनी तैयारी भी पुख्ता कर ली है। दिल्ली में पावर की जंग राष्ट्रपति के दरबार में सुलझेगी या गुत्थी और उलझेगी, इस सवाल के बीच दिल्ली के अफसरों में राज्य की सेवा छोड़ने की होड़ लग गई है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 से ज्यादा दिल्ली के अफसरों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली से बाहर तैनाती की मांग की है। सवाल है कि अब इस जंग में झुकेगा कौन, उपराज्यपाल या केजरीवाल, या फिर ये जंग और आगे बढ़ेगी? संविधान की किताबों से निकलकर केंद्र सरकार से भिड़ेंगे केजरीवाल। साफ तौर पे दिल्ली में जो सियासी पारा है वो चरम पर है और देखना होगा इस खींचातानी में आखिर राष्ट्रपति जिनके पाले में अब गेंद है वो क्या फैसला लेते हैं। दिल्ली से रोशनी ठोकने और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शुरुआत करते हैं हल्ला बोल के। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहां पर मौजूद है। एचएस फुल्का, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के, आपका स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है रागिनी नायक, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ उमेश सहगल है जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार में रह चुके हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब पहली मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान की किताब दी थी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, और वो किताब दी थी, उसका मतलब क्या था? अब क्या उस मतलब को समझने की आवश्यकता है? अभी जब जा रहे हैं तो संविधान को लेकर ही बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, हमारे साथ फुल्का साहब मौजूद हैं। सर, कानून की भी आपको अच्छी जानकारी है और संविधान की भी, और आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछ रहा हूं, संविधान क्या कहता है? और मैं आपसे एक चीज, अगर कानून के लिहाज से मैं बात करूं, जो हमने कल देखा, जो आज देखा, उसमें एक सरकारी व्यक्ति को उसकी नौकरी से रोकना, ऑफिस को लॉकडाउन करना, क्या इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 186 यहां पर नहीं लगता है, जहां पर आप उसकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में खलल पहुंचा रहे हैं? आपने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं जिसमें 500 रुपए का जुर्माना होता है और 3 महीने की कैद। जी फुल्का जी। देखिए, पहली बात तो ये आपके ईयरफोन पे आवाज नहीं आ रही, मगर मैंने टीवी में आवाज ऑन की हुई है। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए सर। हाँ, हाँ, अच्छा, अब देखिए, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो धारा है 239AA, इसकी इंटरप्रिटेशन दिल्ली हाई कोर्ट ने की है। कल से मैं सभी टीवीज में बता रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये कहा है कि सिर्फ 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं जो
जो है पुलिस, लैंड ऑर्डर, और उसके अलावा सिर्फ जो कानून में ये किसी कानून में ये लिखा हुआ है कि एलजी विल एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन, ये दो कैटेगरी को छोड़ के जो बाकी जितने सब्जेक्ट है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करना है। अब ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, और रूल्स 6 ये क्लियरली कह रहा है कि जो चीफ सर मेरे फुल्का साहब, मिनिस्टर के सेक्रेटरी होंगे। फुल्का साहब, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सर। मैं समझ सकता हूं आपको मेरी आवाज आपकी ईपी में नहीं आ रही है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, प्लीज सुन ले मेरा सवाल। अपनी मर्जी मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा आपसे यह सवाल है कि आप जो भी मुझे बता रहे हैं ठीक है, कानून अपनी जगह है, कानून के प्रावधान अपनी जगह है, लेकिन क्या कानून को चैलेंज माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका कार्यालय नहीं कर रहा है? जब ऑफिसर्स को लॉकआउट कर देते हैं आप, उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है एक सरकारी मुलाजिम, वो अपनी ड्यूटी नहीं डिस्चार्ज कर सकता है? एक चीज। दूसरी चीज, जिस आप सेक्शन 239A का हवाला दे रहे हैं, AA का, उसमें सेक्शन 239AB में यह भी कहते हैं कि बकायदा राज्यपाल बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जाकर बोल सकते हैं कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से मैं नहीं चला पा रहा हूं, अब प्रेसिडेंट के अंडर में है ये सब कुछ, ये वो भी कह सकते हैं। आपका इस पे क्विक रिएक्शन सर। अच्छा, पहली बात तो जो आपने ये कही, यही 239AA की डिवीजन बेंच ने जो इंटरप्रिटेशन दी है ओम प्रकाश पावा की जजमेंट में, वही आपको मैं बता रहा था। और दूसरी बात जो आपने ये कही है, वो ये 239A बड़ा क्लियरली कहता है, यहां पे कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो दिल्ली कैबिनेट में और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो मुद्दा राष्ट्रपति के पास भेजना है, और जब वो मुद्दा राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो जो इंटरगम टाइम है उतने टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे मैं आपकी वो बात से सहमत फैसला माना जाएगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपने कही कि उसका ऑफिस लॉक कर दिया। जी। वर्क एलोकेशन दिल्ली गवर्नमेंट की पावर है, किसी अफसर को वर्क एलोकेट करना दिल्ली गवर्नमेंट की पावर है। नहीं सर, ये तो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ना आपके पहले वाले पॉइंट से मैं सहमत हूं, और वही मेरा सवाल है डॉक्टर संबित पात्रा से, मेरा वही सवाल है, लेकिन वर्क एलोकेशन वाली बात से मैं सहमत कतई नहीं हूं कि अगर एक सरकारी मुलाजिम काम करने जा रहा है, देखता है उसका ऑफिस बंद है और ऐसे सारे ऑफिस बंद है, तो फिर आप एक पब्लिक सर्वेंट की डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में खलल डाल रहे हैं। इंडियन पीनल कोड की 186 सेक्शन जो है उसके हिसाब से ये इसमें सजा बनती है। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आपका एक ओपिनियन लेना चाहता हूं। कानून ये कहता है, जो आर्टिकल 239AA का ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये जिक्र होता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कोई विवाद होता है और फिर प्रेसिडेंट के पास कोई चीज आती है और अगर वो पेंडिंग है तब फैसला ले सकते हैं। लेकिन यहां पर तो ना प्रेसिडेंट के पास पहुंची, ना ही यहां पर कोई बीच में विवाद था, अपने आप फैसला ले लिया। इसका क्या अर्थ है? इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसको आप कैसे समझेंगे? एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या एलजी ने लाइन जो सीमा रेखा है उसको क्रॉस किया? डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर पात्रा, प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एलजी के बीच में विवाद है किसी चीज को लेकर, तो प्रेसिडेंट के पास चाहिए, और मामला अगर प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है तब एलजी के पास यह अधिकार है कि वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं। यहां पर विवाद था नहीं, क्योंकि एलजी की प्रेस रिलीज आई, उसमें उन्होंने कहा कि 40 घंटे हो गए थे और उसके बाद जब ऑफिस से, सीएम ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने फैसला कर लिया। दूसरी चीज, चिट्ठियां निकलती हैं, बीच में लीक हो जाती हैं, डिप्टी सीएम और सीएम को पहुंच नहीं पाती हैं। क्या एलजी अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं? सवाल आपसे। देखिए निशांत जी, ये जो कुछ दिनों से हम दिल्ली में नोक झोंक देख रहे हैं, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, मगर जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, मैच्योरिटी और धैर्य, पेशेंस के साथ काम करना होता है। जिस प्रकार की बचकाने की लड़ाई हम देख रहे हैं उस प्रकार से नहीं होता है। निशांत जी, कल आप ही के चैनल ने एक बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी दिखाई थी। मई 13 तारीख को डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिखा है एलजी साहब
आपको ये बताते हुए कि ये 4 नाम हैं जिनमें से एक नाम को आप प्रस्तावित करें जो मुख्य सचिव बनेगा। उन 4 नामों में से प्रथम नाम गैमलिन जी का भी है और अंतिम स्टेटमेंट है कि एसपी सिंह को नहीं बनाना है, कुछ कारण है, और गैमलिन और परिमल राय में से किसी एक को बना दीजिए। आप बताइए, खुद इन्होंने प्रस्तावित किया है कि बना दीजिए। अब 40 घंटे की नहीं देरी सर, आप होती उसकी है, एक लाइन LG मिस कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि वी विल प्रेफर परिमल राय, ये भी आप मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, वी विल प्रेफर परिमल राय, मगर गैमलिन सीनियर है, परिमल राय जूनियर है। दूसरा विषय, जो कंफर्ट लेटर को लेकर बात हुई है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है सर, पब्लिक मैंने में आपसे जाकर। कानूनन प्रावधान पे एक चीज पूछी है, उस पे आपका क्या टिप्पणी है? मेरा रिएक्शन बड़ा सिंपल है। यहां जितने लोग हम विंडो में बैठे हैं, हम सब के कानून के रूप में जो पिता है वो राष्ट्रपति है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इनके फेवर में बोल रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट उनके फेवर में बोल रहे हैं। ऐसे में हमें राष्ट्रपति के लिए इंतजार करना था, इस प्रकार से बचकाने लड़ाई में नहीं पड़ना था। एक्चुअली दिक्कत यही है कि एलजी ने भी राष्ट्रपति का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद फैसला कर लिया। खैर, रागिनी जी, आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान के, जीएनसीटी एक्ट के और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के प्रावधानों की अलग अलग व्याख्या हम 4-5 दिनों से देख रहे हैं, पर जानना ये पड़ेगा कि समस्या की जड़ क्या है। क्या वो मूलभूत बात है जिसके कारण इतने बड़े, जिसे संबित पात्रा जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह रहे हैं, या हम इसे एक स्टेलमेट कह सकते हैं, गतिरोध कह सकते हैं, उसके पीछे का बेसिक कारण, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आप देखिए कि बिजली पानी का संकट मई जून में आता है, सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि वो एक सर ढूंढे जिसपे कि अपनी विफलता का टीकड़ा फोड़ सके, क्योंकि ये संकट सामने आज हमारे सामने खड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि बार बार दिल्ली की सरकार असहाय और बेचारगी की हालत में दिखे, ताकि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर सके। मैम, यहाँ पर निशांत जी, जो आपने सब दूसरा सवाल पूछा था, जिसमें आपने कहा था कि क्या ये अहम की, आग, घमंड की और द्वंद, एक मिनट में पूरा कर लूं, क्या ये घमंड, अहंकार और अहम की लड़ाई है? तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इस टकराव के कारण किस तरह से मनोबल टूट रहा है अफसरशाही का, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे। उमेश जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, निर्धारण और नीति फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। उमेश जी, बीच में रोड़ा लेकर आएगा, असेसमेंट, उसके ऊपर दोनों पार्टियों का कोई पॉइंट टेकन। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच। पॉइंट टेकन। उमेश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, इस पूरे मामले में ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या ईगो की क्राइसिस है? नहीं, इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं कहूँगा, हालांकि हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें जिक्र कर रहा है और जाहिर है कि क्यों कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इसको नहीं मान सकते, एक छोटी सी 10 दिन की अपॉइंटमेंट है, मगर जिस तरीके से उसको बढ़ाया गया है, जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया है, लगता है कि कोई चाह रहा है, इसमें किसी का एम है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करो। अदरवाइज इस छोटे से मामले में उपराज्यपाल भी मान सकते थे। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो पॉइंट रेस किया यहां पर कि ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्या ऐसा क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि एलजी के पास एक और ओपिनियन ये होता है, एक और ऑप्शन ये होता है उसी 239A के तहत कि वो प्रेसिडेंट से बोले कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको नहीं चला पा रहा हूं, फिर प्रेसिडेंट रूल की बात आने लगती है, संभावनाएं दिखने लगती हैं। तो क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनाया जा रहा है? तो अभी की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया बाहर निकले हैं मुलाकात करने के बाद, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एलजी इस तरीके से सरकार चला रहे हैं जैसे राष्ट्रपति शासन के दरमियान सरकार चलाते थे। हमने ये बात राष्ट्रपति जी को बता दी है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। पहले चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कहा, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी तय करेंगे, उसके बाद अब सेक्रेटरीज भी वही तय कर रहे हैं, और इस सब पर राष्ट्रपति ने उनसे कहा है कि आप मुझे डिटेल दीजिए, मैं देखूंगा। क्या कहा मनीष सिसोदिया ने, आइए देखते हैं। काफी अच्छी बातचीत हुई प्रेसिडेंट साहब के साथ में। उन्होंने जो कुछ चल रहा था उसको लेकर वो काफी कंसर्न थे। हमने उन्हें दो चीजें बताई। एक तो हमने उनसे कहा कि एलजी साहब दिल्ली में उस तरह से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो प्रेसिडेंट रूल में चलाते रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि वो ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 4 बार एलजी साहब की तरफ से ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दिए गए, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करके, मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाईपास करके सीधे एलजी की तरफ से निर्देश दिए गए जैसे राष्ट्रपति शासन में दिए जाते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई गवर्नेंस के वहाँ मौजूद होते हुए इस तरह से चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को बाईपास करके
छोटे छोटे ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन इशू करना ऑफिसर्स को और फिर उनको थ्रेटन करना कि अगर नहीं करोगे तो हमारा ट्रांसफर करा देंगे, ये तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। एक तो हमने उनसे ये बताया, हमने उनसे कहा कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए प्रभार जो दिया उस पर हमारी सहमति नहीं थी। उसके बावजूद जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो उसके बाद हमने उसको फाइल पे अप्रूव कर दिया और वो शकुंतला जी बाकायदा अब एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद अब वो सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट में भी दखल दे रहे हैं। वो सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट भी सीधे इंस्ट्रक्शंस दे करवा रहे हैं कौन सेक्रेटरी रहेगा। अगर सेक्रेटरीज भी एलजी साहब तय करेंगे, ऑफिसर्स को सीधे इंस्ट्रक्शंस एलजी साहब देंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें उनको कहिए कि इस तरह से ना करें। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत केयरफुली सुना इस बात को और उनकी बातों से लगा कि वो कंसर्न है काफी इन चीजों को लेके और उन्होंने कहा कि मुझे दे दीजिए सारी डिटेल्स। अभी तो उन्होंने यही कहा कि मैं देखूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस पर कुछ। तो राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं देखूंगा, आप मुझे डिटेल दीजिए, डिटेल ले ली है, देखेंगे राष्ट्रपति। सीधे चलते हैं, हमारे साथ उमेश सहगल जी मौजूद हैं, डॉक्टर संबित पात्रा भी मौजूद हैं और रागनी भी मौजूद हैं। उमेश सहगल जी, आप चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, पहले दिल्ली के ही रह चुके हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया यहां पर एक बात बोल रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपॉइंट कर दिया, चलिए एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया, अब सेक्रेटरीज भी अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है या एलजी डायरेक्टली हमेशा से ऐसे करते आए? नहीं, इसमें अपॉइंटमेंट का इसमें कहाँ सवाल था। चीफ सेक्रेटरी का तो होम मिनिस्ट्री करती है एक्चुअली, जब रेगुलर चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट होता है होम मिनिस्ट्री करती है। ये तो 10 दिन की छुट्टी पे कोई गया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट होना है। मेरा सवाल ये है, देखिए 2 एम्प्लॉइज होते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्योंकि ये मामला यूनियन टेरिटरी का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है ज्यादातर चीजें, लेकिन उसमें हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट किया जाता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये प्रतीत हो रहा है। तो क्या ये पहले से ऐसा होता आ रहा है? आपके टाइम पे क्या होता था? नहीं, ये जो अब हुआ है वैसे ही होता था पहले भी। हाँ। कि आपकी जब सर्विसेज डिपार्टमेंट से फाइल चलती थी तो मंत्री के थ्रू आती थी। सर्विसेज डिपार्टमेंट के मंत्री पहले चीफ मिनिस्टर खुद ही होते थे, इनके थ्रू आती थी। चीफ मिनिस्टर के जो व्यूज होते थे वो, और जनरली मैंने ये देखा है कि चीफ मिनिस्टर, चीफ एलजी ऑन बोर्ड रहते थे, एग्री करते थे एक ही चीज पे। पहले इनमें डिस्कशन हो जाती थी, कम से कम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे। रूटीन अपॉइंटमेंट्स अपने आप चलती रहती थी, जिस तरीके से हुआ चल रहा है। और क्योंकि ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स तो सर्विसेज डिपार्टमेंट अभी जो सिनेरियो है, इसकी टेन्योर हो गई, अभी जो केस है, क्या अभी जो केस है इसमें क्या एलजी लाइन क्रॉस कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी ओवर रिएक्ट कर रही है? मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। मैं आपको ये कह रहा हूं कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है अफसरों की अपॉइंटमेंट को। कभी भी आज तक ये पॉलिटिसाइज नहीं किया गया। ये हमेशा एक ब्यूरोक्रेटिक प्रेरोगेटिव होता था कि एक अफसर के 2 साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे हो गए, उसको एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट कर दो, या उसके खिलाफ कोई एलिगेशन आए हैं या उसने कोई गलती की है और उस गलती को सामने लाओ। फिर ये आपस में डिस्कस करते थे एलजी और चीफ मिनिस्टर। जब दोनों अग्री कर जाते थे, सर्विसेज डिपार्टमेंट को कह दिया जाता था, एक प्रपोजल चली जाती थी, दोनों साइन कर लेते थे। जनरली रूटीन ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग 3-3 साल में होती हैं, ये कम से कम 2 साल में तो होती हैं। ये थोड़ा कि आपने हर रोज सुबह आप उठे तो एक अफसर है, शाम को उठे तो दूसरा अफसर आ जाएगा। मैं अब आपका शुरू से, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा। मेरा सवाल रागनी से। रागनी, क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि हालांकि आम आदमी पार्टी के नहीं है हमारे साथ, वो उनसे मेरा ये सवाल होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक एनालिसिस के तौर पे समझना चाह रहा हूँ। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी की प्रेफरेंस इन दोनों में से वो थे, परिमल राय जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लीन नहीं है? देखिए, बहुत सारे अजीब पेच हैं इस केस में, अगर आप गौर फरमाना चाहें तो। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट को ये फ़ोन के ज़रिए कहा जाता है कि आप चीफ सेक्रेटरी के पद को मत संभालिए और आप खुद पीछे हट जाइए। जब वो ये नहीं मानती हैं और एलजी को शिकायत करती हैं, तब एक नया प्रकरण शुरू होता है उनकी इमेज को ख़राब करने का, उनकी छवि को बिगाड़ने का। और ये सार्वजनिक रूप से एक रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं बिना किसी तथ्य और सबूत के कि वो 11,000 करोड़ रुपए की साठगांठ करके कंफर्ट लेटर देना चाहती थी रिलायंस कंपनी को।
मैं तो समझती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ये टकराव की राजनीति आज से नहीं बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आप देखिए कि एमसीडी के साथ उनका टकराव हुआ, जुडिशरी के साथ छीटाकशी हुई, मीडिया को उन्होंने सुपारी किलर कह दिया। उसके बाद उससे पहले भी हमने देखा कि गणतंत्र दिवस पे किस तरह से उन्होंने तमाशा बनाया, और आज ये चीज़ भी सामने आ रही है। आशीष जोशी जी का प्रकरण भी नहीं हमें भूलना चाहिए। तो लोकतंत्र, वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति शासन चल रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि संविधान और लोकतंत्र के आधार पर जो संस्थाएं इस देश में स्थापित हैं, उनमें उनका विश्वास ही नहीं है। उन्होंने बार बार ये उदाहरण दिया। और मैं एक बात आखिरी ये जोड़ना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि केंद्र में और दिल्ली में अलग अलग सरकारें हैं। 1998 से 2004 तक कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और एनडीए भाजपा की सरकार थी केंद्र में। विजय कपूर जी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि 93 से 98 तक भाजपा की सरकार में चीफ सेक्रेटरी थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण दिया, सूझबूझ का उदाहरण दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ठीक है। डॉक्टर पात्रा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर। मैं समझना ये चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन हुआ, सेक्शन 239 AB के तहत बाकायदा एलजी ये बोल सकते हैं कि मैं इस स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत से नहीं चला पा रहा हूं, एलजी के पास ये ऑप्शन है और आप यू कैन टेक ओवर। क्या यहां पर एलजी की तरफ से, या क्या यहां पर ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नहीं। जहां कोई क्राइसिस नहीं है वहां एक क्राइसिस का सिचुएशन बना के, जिस प्रकार से यहां एक वॉर ऑफ सिचुएशन चल रहा है। कौन बना रहा है सिचुएशन? मैं बता रहा हूं ना। आप देखिए, जब ये सरकार आई, इस सरकार ने डिमांड किया कि हमारे इच्छा अनुसार आप हमें चीफ सेक्रेटरी दीजिए। इन्होंने के शर्मा जी का नाम लिया। के शर्मा जी को केंद्रीय सरकार ने गोवा से फ्लाई डाउन करा के दिल्ली में मुख्य सचिव बनाया कि नहीं बनाया? अब ये जो कुल खेल चल रहा है, ये 10 दिनों का खेल चल रहा है, उसमें से 4 दिन छुट्टी है, 6 दिनों का है। आप बताइए, जो केंद्र सरकार इनके कहने पर इनके ही व्यक्ति के शर्मा जी को यहाँ मुख्य सचिव बना के ला सकती है, वो 6 दिन के मुख्य सचिव के लिए इतना कुछ क्राइसिस करने की क्या आवश्यकता है? आज के शर्मा जी को खुद, जबकि ये खुद के आदमी थे, उनको भी शो कॉज नोटिस इशू किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, आपको ध्यान होगा। और यह भी चिंता का विषय है कि कहीं के शर्मा जी नाराज होकर चले गए हैं और वो लौट के आना नहीं चाहते हैं। वो क्यों लौट के नहीं आना चाहते? ये मेरा बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और जो मैं पूछना चाहूंगा यहां पर हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है उमेश जी से, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई ब्यूरोक्रेट्स अब चाहते ही नहीं है दिल्ली, वो चाहते हैं कि दिल्ली से हट जाएं। आज हमने मेल टुडे में इसको एक बहुत बड़ी हमने स्टोरी भी छापी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। क्या आपको लगता नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी का फेथ ये सरकार लूज कर रही है? क्विक रिएक्शन, डॉक्टर संबित पात्रा कुछ बात कह रहे थे। डॉक्टर पात्रा, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रावधान है उसको कहीं ना कहीं एलजी ने अपने तरीके से ट्विस्ट किया। नहीं, देखिए, वो तो निर्णय आप राष्ट्रपति के ऊपर हम सब लोग छोड़ दे। मगर मैं जो सवाल एक के शर्मा जी को लेके उठाया, दूसरा सवाल कि आप देखिए, बहुत सारी लड़ाई उस कंफर्ट लेटर के कारण हुआ है। हम सब आज जानते हैं कि ये कंफर्ट लेटर परिमल राय जी ने भी 2011 में लिखा था, और राजेंद्र कुमार जो कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज बने हैं, 2008 में उन्होंने कंफर्ट लेटर लिखा। तो यहाँ सिलेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ऑफिसर्स क्यों हो रहा है? कुछ ऑफिसर्स, हाँ, पॉइंट सहगल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये बात, क्या ब्यूरोक्रेसी का ये फेथ लूज कर रहे हैं? जिस तरीके से अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चाहते ही नहीं है दिल्ली, मतलब दिल्ली एक प्राइम जगह है, एक ऐसी जगह है जहां पर लोग चाहते हैं कि भाई दिल्ली में आना चाहिए, लेकिन ये क्या ब्यूरोक्रेसी का फेथ नहीं लूज कर रहे हैं इन एक्शन से, या ऐसा फेथ नहीं लूज करेंगे? पहले ऐसा ही होता था, दिल्ली प्राइम पोस्टिंग मानी जाती थी, लोग आना चाहते थे। मगर अब 3-4 दिन की सिचुएशन ये है कि कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर किसी का भी बस चले, अगर भारत सरकार उनको कोई दूसरी पोस्टिंग दे दे, वो नाचते हुए यहाँ से बाहर जाएंगे। और जो अफसर यहाँ से बाहर चले गए हैं वो बहुत खुशी से वहाँ बैठे हैं कि शुक्र है हम टाइम पे निकल गए। और हमारे जैसे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, हम शुक्र करते हैं भगवान का कि हम इज्जत से अपने घर में आराम से बैठे हैं और इस सरकार में हम काम नहीं कर रहे हैं। राजनीति किसी अफसर को इज्जत, किसी अफसर को ये इज्जत से जीने नहीं देते, जो इनके फेवरेट पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, यस राजनीति देने के लिए। निशान, देखिए, लोकतंत्र में सहमति, संवाद और समन्वय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी जिस तरह से कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के बजाय कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स कर रही हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जनता को होगा। मेरे लिए ये कष्टदायक है।
देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया, गवर्नर्स को हटाया। हमने देखा कि सुजाता सिंह आपको फॉरेन इमरजेंसी को लगाने वाले इतना और कुछ आम मत आदमी चिंता पार्टी ने करें भी आप। आशीष जोशी को ये हटाया न्यूट्रल और होने यही के सब कुछ चक्कर में किया। दोनों को तो आप जिस मुझे प्रकार से नहीं, बोल मैम रही देखिए, हैं, ऐसी बात है कि जब आपकी सरकार आई थी, जब 2004 में आपकी सरकार आई थी, तो आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नेंस के लिहाज से बहुत क्लीन नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति जी को रेफर क्यों नहीं किया? लेकिन मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों को रोकना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है और मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया भी कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात सही है, एक बात यह है कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो एलजी को प्रेसिडेंट को रेफर करना था। अगर उनकी तरफ से थोड़ी सी देरी होती तब जाके वो खुद फैसला ले सकते थे, ये संविधान कहता है। लेकिन न प्रेसिडेंट से रेफर किया गया, न डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहां पर आया, लेकिन फैसला ले लिया गया। अब समझने वाले समझ सकते हैं, गेंद राष्ट्रपति के पाले में है, लेकिन आप क्या कहते हैं? और हमारा आज का सवाल और आपका जवाब अब देखते हैं। हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या केजरीवाल को चुनकर दिल्ली ने महंगा प्रयोग किया? जनता कहती है हाँ 71%, नहीं 29% कहते हैं। इस शो को खत्म करने से पहले ये जो मामला चल रहा है, इस पे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या।